आप सभी को नमस्कार। बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स के इस विशेष सेशन में आप सबका स्वागत है और आपको एक बार फिर से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शुभकामनाएं आपकी अग्रिम परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद कि आपने हमें 50,000 का जो क्लब था उसमें हमें पहुंचाया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो एक बार फिर से हम करंट अफेयर्स के सेशन को प्रारंभ करने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी सारे लोग उपस्थित हो जाएं। जो रेगुलर हमारे छात्र हैं वो धीरे धीरे उपस्थित हो जाएं और उसी के बाद से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विशेष रूप से जब हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स का, क्योंकि कल कुछ मैसेज आते थे कि सर तुरंत मत शुरू किया करें, कम से कम 1 से 2 मिनट इंतजार कर लिया करें। जो छात्र आते हैं धीरे धीरे जुड़ जाते हैं, उसी के बाद प्रश्नों को लेकर चला करें, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी छूट जाती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि करंट अफेयर्स का जो ये सेशन चल रहा है, यदि आप रेगुलर जुड़े होंगे तो इससे आप बहुत ही लाभप्रद होंगे। और ये आपको तब पता चलेगा जब कम से कम 1 महीना और ये जनवरी माह पूरा पढ़ने के बाद आप कोई भी परीक्षा देंगे, कोई भी परीक्षा आप देते हैं या किसी भी परीक्षा का आप प्रश्न देखते हैं और जो करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे ना, वो आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे, बहुत ही आसानी से आप उनको हल कर पाएंगे। ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। यदि आप साप्ताहिक करंट अफेयर्स से जुड़े हैं, यदि आप हमारे प्रतिदिन के 11 बजे के जो सेशन है उससे जुड़े हैं, तो बहुत ही मदद आपको मिलने वाली है। कुछ लोग हैं इग्नोर कर रहे हैं, तो भैया इग्नोर करिए, क्योंकि यदि आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो और आपके लिए यदि कुछ प्रयास किया जा रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आप यदि भीड़ का ही हिस्सा बनने के लिए ठान लिए हो तो उसको कौन रोक सकता है। तो आप बने भीड़ का हिस्सा, ठीक। लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं मन से, वो अच्छे से पढ़ें। और दूसरी बात कि जैसे मैंने बोला था कि किसी भी प्रकार की कोई मदद हो, कोई समस्या हो, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो सर ऐसा नहीं है कि आप सभी के सभी छात्र संस्थान में ये बोलने लगे कि भाई आपकी समस्या है सर, आप फीस नहीं दे सकते हो। देखो, यदि किसी की जेन्युइन समस्या होगी ना, तो हम लोग ज़रूर मदद करेंगे। जैसे मान लीजिए यदि कोई किसी भी दिव्यांग छात्र होंगे, ठीक है, विकलांग छात्र जो होंगे, या सैनिक जिनके माता पिता, मान लीजिए आपके माता पिता आर्मी में या देश की सेवा में शहीद हुए हैं, तो ऐसे लोग यदि आप जेन्युइन हैं तो निश्चित रूप से बताएं, हम आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। और बाकी यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन एक सर लिमिट होती है, ठीक है, तो उसको फाउंडेशन के माध्यम से हमें करना है, वो हम करेंगे। बाकी यदि आप गाइडेंस चाहते हो कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है और इसके लिए आप बातचीत करना चाहते हो, तो आप जब फ़ोन करते हो संस्थान में, तो आपको ये बोलना है कि सर हमें गाइडेंस के लिए बात करनी है, हमें अपनी तैयारी से संबंधित बात करनी है सर से, तो आपकी आसानी से बात हो सकेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब एक एक करके हम प्रश्नों को देख लेते हैं। और जैसे मैंने कहा, जितनी मेरी सामर्थ्य है उतना हर संभव आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। किसी भी परिस्थिति में, तैयारी से संबंधित हो या किसी भी अन्य परिस्थितियों में जिस लायक मैं हूं, हमेशा आपके लिए तत्पर रहूंगा, ठीक है। तो कोई भी समस्या है तो आप बता सकते हैं, आप बात करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। यदि संस्था से नहीं बात हो पाती है, एक्चुअली ऐसे हो जाएगी, नहीं हो पाती है, तो आपको मैंने बताया है कि सोशल मीडिया अकाउंट है मेरा कुलिंदर सिंह यादव के नाम से, KULINDARSINGHYADAV। कहीं भी कुछ नहीं खोजना है, गूगल पे जाके सिर्फ टाइप कर देना है नाम, और जैसे ही नाम आप टाइप करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप मैं आपको देता ही हूँ, ठीक है, और आज से मैं टेलीग्राम ग्रुप को ओपन कर दूंगा कम से कम 1 घंटे के लिए, ठीक है। 1 घंटे के लिए ओपन कर दूंगा कि आपको जो भी चैट करना है उसके माध्यम से आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी आप कर सकें, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हमें प्रश्न देखने हैं। सबसे पहली बात, विनम्र आग्रह है कि जो छात्र केवल चैट करने के लिए आते हैं, प्लीज़ आप ऐसा ना करें। बार बार समझाता हूं, ऐसे ना करें। ऐसे आप अपना भी नुकसान कर रहे हो और अन्य लोगों का भी आप नुकसान कर रहे हो। पहला प्रश्न ध्यान से देखना है और इसके बाद जवाब देना है। प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 10 मार्च, 12 अप्रैल, 4 जनवरी या 20 अगस्त। कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो चलिए बताएं। देखो, आज जो पीडीएफ है इसमें 5 से 6 प्रश्न जो हैं वो तत्कालीन हैं, मतलब डेली वाले हैं। बाकी के लगभग 10 से 12 प्रश्न जो हैं वो आपके पुराने हैं, मतलब
पिछले 6-7 महीने पुराने हैं, तो दोनों को हमने मिलाकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो बताएं, ब्रेल की बात हो रही है। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लुई ब्रेल। यदि नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे। लुई ब्रेल इनका नाम था और इन्होंने ही वह तरीका इजाद किया था, ब्रेल लिपि जो आप सुनते होंगे उसको इन्होंने ही इजाद किया था और इसको संचार के साधन के रूप में, ब्रेल को संचार के साधन के रूप में बताने के लिए, ब्रेल के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए प्रति वर्ष लुई ब्रेल के जन्म दिवस के अवसर पर इसको मनाया जाता है और इनका जन्म दिवस होता है 4 जनवरी को। तो इसका सही उत्तर है 4 जनवरी। आपको बता दें कि इसकी जो शुरुआत है ये वर्ष 2019 से हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब विश्व ब्रेल दिवस मनाए जाने की जो शुरुआत है वो वर्ष 2019 से हुई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। पीडीएफ आपको प्रत्येक दिन मिल जाती है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको बताएं, इनमें से कौन सी नदी काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? जिन्होंने मेरा साप्ताहिक वीडियो देखा रहा होगा तो निश्चित रूप से आज उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि साप्ताहिक करंट अफेयर्स में मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया था। तो बताएं, इनमें से कौन सी नदी है जो काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? बताएं, सबका जवाब आना चाहिए, सबका जवाब आना चाहिए। चले बताएं। चले जवाब दीजिए। देखो, इनमें से कौन सी नदी है जो काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी। आप आसानी से जवाब दे सकते हैं तब जब आपको ये पता हो कि काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पे। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, असम राज्य में आता है। और असम की यदि हम बात करें तो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, ठीक है। असम के बारे में आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ से होकर बहती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। इसके अतिरिक्त भी 3 अन्य नदियाँ हैं जो कहीं ना कहीं इसी की सहायक हैं, जैसे मोरा डफलू, मोरा धनसिरी और डिफलू, ये 3 नदियां हैं और जो इस नेशनल पार्क से होकर गुजरती हैं। तो काजीरंगा से मुख्य रूप से 4 नदियां होकर गुजरती हैं, जिनमें ब्रह्मपुत्रा को आप याद रखना है। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए काजीरंगा से होकर कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, तो आपको याद रखना है NH-37, ये काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा, क्योंकि बात हो रही है असम की, तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। क्या नाम है इनका? हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आप राज्यपाल का नाम जानते होंगे, प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। इसके साथ साथ आप जानते होंगे असम के बारे में कि असम में कुछ नेशनल पार्क हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सखोवा। इसके साथ साथ देहिंग पटकाई और रायमोना, ठीक है। और इसी के साथ, क्योंकि ये 2 नए नेशनल पार्क यहाँ पे बने हैं, देहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क, और इसी के साथ असम जो है भारत में नेशनल पार्क की संख्या में द्वितीय स्थान पर आ गया। मतलब सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भारत में अभी तक मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में होते थे, लेकिन अब उसके बाद तीसरे स्थान पर आपका आ गया है असम। यह भी आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होगा, यहाँ में मैंने बताया देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। देहिंग पटकाई नेशनल के पास आपकी आती है एक रिफाइनरी, जो कि एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी मानी जाती है, जिसको बोलते हैं दिग्बोई। तो दिग्बोई जो रिफाइनरी है वो देहिंग पटकाई के ही पास है और इसको एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी माना जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप जानते हो कि विश्व के 2/3 एक सिंगी गैंडे असम में पाए जाते हैं, विशेष रूप से काजीरंगा और मानस में।
कुछ गैंडे एक जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल का, यहाँ भी पाए जाते हैं। तो एक सिंगी गैंडों की जब हम बात करते हैं तो काजीरंगा, मानस और जलदापाड़ा आपको याद रखना है, जिनमें काजीरंगा सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसको बताएं, 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली कंपनी हाल ही में कौन सी बन गई है? बताएं, दुनिया की पहली कंपनी है जो 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बन गई है, वो कौन सी है? एप्पल, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम? इनमें से कौन सी कंपनी है जो दुनिया की 3, आप कह सकते हो कि 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वाली पहली कंपनी बनी है? तो कौन सी है इनमें में से आपको बताना है, बताएं। आपको बता दें, ये कंपनी वर्ष 1976 में शुरू की गई थी और वर्ष 2018 में ये जो कंपनी थी वो 1 ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनी बन गई थी और अब वर्ष 2022 में यह 3 ट्रिलियन, 2021 लास्ट में ही हो गया था, तो 2022 आप कह सकते हो प्रारंभ में या 21 के लास्ट में यह 3 ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनी हो गई है और यह बात हो रही है एप्पल की। तो ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलें इसको बताएं। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखना है। क्या बोला जा रहा है? आयुष मंत्रालय ने आयुष आहार योजना को हाल ही में लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? यहाँ पे बता दिया कि एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है आयुष आहार। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जा रहा है कि इसके मंत्री कौन है। तो चलिए बताइएगा भैया, मंत्री कौन है हमारे आयुष मंत्री? कई बार मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पे जवाब आपको देना पड़ेगा। तेजस्वी सूर्या, अश्वनी वैष्णव, सर्बानंद सोनोवाल, मनसुख मांडविया, कौन से हैं ये आपको बताना है। और बात हो रही है आयुष मंत्रालय की, AYUSH। ठीक है, ए फॉर होता है आयुर्वेदा, यू फॉर होता है योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर होता है यूनानी, एस फॉर होता है सिद्धा और एच फॉर होता है होम्योपैथी। अब इसमें आयुर्वेदा की ओरिजिन की बात करें, इसको इंडिया, भारत माना जाता है। योगा एंड नेचुरोपैथी की बात करें, भारत या तिब्बत आप कह सकते हो, भारत ही समझना है। यूनानी की बात करें तो आप जानते हो ग्रीस देश की मेडिसिन है। सिद्धा की यदि हम बात करें तो इसको बोलते हैं कि दक्षिण भारत की पारंपरिक औषधि है। ठीक है, तकनीकी है। और यदि एच की बात करें तो एच फॉर होम्योपैथिक, होम्योपैथिक जर्मन की मेडिसिन है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जैसे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? इस बार 2 नवंबर को मनाया गया था। और आपको बता दें, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो होता है वो भगवान धन्वंतरी की जयंती होती है, उसी के दिन मनाया जाता है। तो इसका कोई फिक्स दिवस नहीं है। जिस दिन धन्वंतरी जयंती होता है, जिसको आप धनतेरस बोलते हो, उसी दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। योगा की यदि हम बात करें तो आप जानते हो विश्व योग दिवस मनाया जाता है। कब? 21 जून को मनाया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। यूनानी की यदि हम बात करें तो विश्व यूनानी दिवस भी मनाया जाता है। कब? 11 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों 11 फरवरी को मनाया जाता है? इसलिए 11 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि यूनानी मेडिसिन के जो जन्मदाता माने जाते हैं उनका नाम है हकीम अजमल खान। क्या नाम है? हकीम अजमल खान। और हकीम अजमल खान के जयंती के अवसर पर हम मनाते हैं विश्व यूनानी दिवस। इसी के साथ साथ आप जानते हो विश्व होम्योपैथिक दिवस भी मनाया जाता है। आप जानते हो होम्योपैथी के जनक हैं डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, और डॉक्टर सैमुअल हनीमैन की जो जयंती होती है वो 10 जनवरी को होती है। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 10 अप्रैल को, माफ़ करिएगा, 10 अप्रैल को होती है। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला गया है कि मंत्री कौन है, तो आपको बता दें सर्बानंद सोनोवाल जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको यहाँ पे यह प्रभार दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है सर्बानंद सोनोवाल। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है?
साहित्य अकादमी ने कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है, आपको बताना है। तो चलिए बताएं कितने भाषाओं में इस पुरस्कार की घोषणा की गई है, 20, 25, 30 या 32? बताएं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, साहित्य अकादमी से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और याद रखना है साप्ताहिक करंट अफेयर्स में भी मैंने इसकी चर्चा की थी और आज दोबारा से कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए दोबारा इसकी चर्चा कर रहा हूं। बताएं। चलें, जवाब दीजिएगा। सबका जवाब आना चाहिए, जो लोग अपनी तैयारी को लेकर गंभीर हैं उनका जवाब आना चाहिए। चलें, जवाब दीजिए। देखो, इसका सही उत्तर अभी बताऊंगा मैं, तब तक आप सोचते रहिए। आपको बता दें, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसकी यदि हम बात करें वर्ष 1954 से ये शुरू किया गया था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कारों की जो शुरुआत थी वो वर्ष 1954 में शुरू हुआ था। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 22 भाषाएं हैं उनको प्लस 2 अन्य भाषाओं के लिए दिया जाता, मतलब कुल 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और इन 24 भाषाओं में जो 2 अतिरिक्त भाषा हैं, इनमें से एक भाषा है अंग्रेजी और एक है राजस्थानी। तो याद रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये संविधान की 8वीं अनुसूची के भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी को दिया जाता है। अब प्रश्न क्या बनता है? ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं कि अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया या हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। अब यदि आपके राज्य की भाषा इन 22 भाषाओं में, मतलब संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो आप अपने राज्य के संदर्भ में, अपने राज्य की भाषा के संदर्भ में जो पुरस्कार मिला है उसको आप देख सकते हैं कि किसको मिला है। लेकिन सामान्यतः हिंदी और अंग्रेजी के बारे में पूछा जाता है। हिंदी के बारे में मिला है दया प्रसाद सिन्हा, दया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, अंग्रेजी की यदि हम बात करें तो अंग्रेजी में मिला है नमिता गोखले। ठीक है, अब देखो 2 लोग याद हो रखने हैं आपको। अब जैसे आप परीक्षा में देखते होंगे कई बार पुस्तकों की चर्चा हो जाती है कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। वो पुस्तकें इसी तरह की होती हैं कि लेखकों को पुरस्कार दिए जाते हैं या उनकी पुस्तकों को एक आप कह सकते हो कि विश्व भर में उसकी मांग बढ़ती है, अच्छे कंटेंट होते हैं, चर्चा में रहती है, तभी पूछे जाते हैं। अब जैसे दया प्रसाद सिन्हा ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है सम्राट अशोक। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए भैया सम्राट अशोक के लेखक कौन हैं, तो आपको बताना है दया प्रसाद सिन्हा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नमिता गोखले की पुस्तक कौन सी है, तो आपको बताना है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। थिंग्स टू लीव बिहाइंड ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है नमिता गोखले की और इनको अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी से संबंधित अब कोई भी गलती आप नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा की थी। ठीक है, और इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो बताएं काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? बताएं। ये तो विशेष रूप से जीके का प्रश्न हो गया है। जवाब दीजिए, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? चले, आप काकरापार सोचते रहिए, तब तक मैं कुछ अन्य लिख देता हूं, इनके नाम आपको बताने हैं कहाँ पे हैं। जैसे तारापुर, तारापुर के बाद रावत भाटा, जिसको नाम याद है कहाँ कहाँ पे है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। रावत भाटा, इसके बाद आता है कुडनकुलम, कुडनकुलम, कुडनकुलम के बाद आता है कलपक्कम, कलपक्कम, कलपक्कम के बाद आता है कैगा, कैगा के बाद आता है नरौरा और नरौरा के बाद एक महत्वपूर्ण है आपके लिए राजौली। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, बताएं।
अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि तारापुर कहाँ पे है, रावत भाटा कहाँ पे है, कुडनकुलम कल्पक्कम कहाँ पे है, कैगा नर पूछा जा सकता है। तो आपको बता दें सबसे पहले काकरापार है गुजरात में, तो इसका सही उत्तर हो गया गुजरात। ठीक है, अब कुडनकुलम और कल्पक्कम अक्सर सुनने को मिलता है, और कुडनकुलम और कल्पक्कम ये जो हैं ये तमिलनाडु में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैगा यदि हम बात करें तो ये कर्नाटक में है, नरौरा की बात करें तो ये यूपी उत्तर प्रदेश में है, रावत भाटा की बात करें तो ये राजस्थान में है, तारापुर की यदि हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। तो ये कुछ प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब इसमें एक मैंने लिखा है राजौली। ये राजौली क्या है आपको बता दें कि बिहार में भी एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा जो कि नवादा जिले में होगा, नवादा जिले के राजौली में होगा। तो ये भी याद रखना है कि नवादा जिले के राजौली में जो है वो एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिहार में स्थापित किया जाएगा। एक कई बार परीक्षा में उस समय पूछा जा रहा था, आज भी आपको बता देता हूं। एक पूछा जाता वाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे है, तो याद रखिएगा वाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूएई में है, और यूएई का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वाराकाह, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक अवश्य कर दिया करें, नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक की बटन वही बगल में होती है, उसको अवश्य दबा दिया करें। कम से कम हमें पता तो यह चले कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है या नहीं। नहीं पसंद आ रहा है डिसलाइक अवश्य दबाएं। डिसलाइक नहीं पसंद आ रहा है, कमियों को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि ये कमियां हैं, जिससे उनको दूर किया जा सके। ठीक है, आप जो भी कमियां बताएंगी, आप डिसलाइक करेंगे, उसको हमें हमेशा, मैं खुद भी सकारात्मक वे में लेता हूं और आपको भी कहता हूं कि जब कोई आपकी कमी बताए ना तो उसको हमेशा सकारात्मक वे में लेना है, नकारात्मक वे में नहीं लेना है। ठीक है, यदि आप हमेशा सकारात्मक वे में लेंगे तो आप सफल रहेंगे अपनी लाइफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। जुलाई 2021 में नासा ने घोषणा की है कि उसने, अब यहां से क्या है कि ये पुराने करंट अफेयर्स हैं। जुलाई 2021 में नासा ने घोषणा की है कि उसने अपने नए अंतरिक्ष यान के सभी आवश्यक परीक्षण पूरे कर लिए हैं। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? मतलब जुलाई में एक नया अंतरिक्ष यान पूरी तरह से तैयार है और नासा ने तैयार किया है, तो बोला जा रहा है कि क्या नाम है, बताएं। और आपको बता दें कि ये जो अंतरिक्ष यान है विशेष रूप से या सौर सेल प्रणोदन का उपयोग करने वाला अमेरिका का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन है, यह भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही नासा की, तब तक आप विचार करें। यहाँ पे बात हो रही है नासा की। नासा का फुल फॉर्म सबको पता होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना यदि बात करें 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि इसका उत्तर क्या है। तो इसका जो उत्तर है वो आपको बताना है। बताएं इसका उत्तर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है ये आपको बताना है। जब तक आप नहीं बताएंगे आगे नहीं बढ़ने वाला आज मैं, क्योंकि इसका जवाब आपको देना है। यदि पुराना करंट अफेयर्स है, वर्ष भर पुराना है, तो उसको जानकारी उसके बारे में आपको होनी चाहिए। ठीक है, इसका सही उत्तर है नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट। याद रखिएगा, सौर ऊर्जा से, आप दूसरे शब्दों में कह लीजिए सौर सेल प्रणोदन का उपयोग करने वाला यह अमेरिका का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन होगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। आप यह भी जानते होंगे कि नासा ने पिछले दिनों मिशन लूसी लॉन्च किया था। मिशन लूसी क्या था? मिशन लूसी विशेष रूप से याद रखना है, मिशन लूसी विशेष रूप से बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए था, यह आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होगा वर्ष 2020 में नासा ने मंगल मिशन भी लॉन्च किया था, और जो मंगल मिशन नासा ने भेजा था वहां पर एक रोवर भेजा था जिसका नाम था परसेवेरेंस रोवर। यह भी आपको पता होना चाहिए मंगल मिशन के लिए, परसेवेरेंस रोवर ये भेजा था। इन्होंने एक हेलीकॉप्टर भी भेजा था इस मिशन में, और उस हेलीकॉप्टर का नाम था इंजेयूटी। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंजेयूटी नामक हेलीकॉप्टर और परसेवेरेंस रोवर भेजा था किस मिशन में? मंगल मिशन में, जो भी 2020 में इन्होंने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2021 में किस देश के द्वारा
600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले मैगलियो ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया गया। मैगलियो ट्रेन के बारे में बोला जा रहा है। आपको बता दें कि चीन पहला देश है जिसने अपना इस तरह का, आप कह सकते हो, ज़मीनी वाहन विकसित किया है। तो वर्तमान में विश्व की सबसे तेज़ ज़मीनी वाहन जो है ये चीन की मैगलियो ट्रेन है और इसकी जो गति है वो बताई जा रही है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका चीन, क्योंकि ये चीन से संबंधित है। चीन के बारे में बेसिक जानकारी सबको पता होना चाहिए कि चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की मुद्रा है रेन मिनबी, ठीक है, आप जानते होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बहुत सारे हेडक्वार्टर, जैसे संघाई में कुछ हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे संस्थाओं के, कुछ बीजिंग में देखने को मिलेंगे, उसके बारे में भी आपको याद रखना है। यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसका नाम है CNSA और इनकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो लॉन्ग मार्च 5 नामक रॉकेट का प्रयोग वर्तमान समय में अपने अंतरिक्ष मिशनों के लिए करती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चीन जो है वो पहला देश है जिसने अपना सौर अन्वेषण मिशन भेजा है, विश्व का पहला देश है, ठीक है। इसके साथ साथ आप जानते हो चांग-ई 5 नामक चांद का मिशन इन्होंने भेजा था। चांग-ई 5 नामक मिशन इन्होंने भेजा था, चांद के लिए भेजा था, अन्वेषण मिशन था चांद का। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की सहायता से भेजा गया था और ये चंद्रमा की सतह से मिट्टी वापस लेकर आया है। और आपको बता दें ऐसा करने वाला चीन विश्व का तीसरा देश बना है। इससे पहले यह उपलब्धि USA और रसिया के पास थी, अब चीन ऐसा देश हो तीसरा देश बन गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अगला फैक्ट हम देखते हैं। इसको बताएं, अगस्त 2021 के करंट साइंस पत्रिका में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार इसरो के चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह पर किस पदार्थ का पता लगाया था? इसरो के चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह पर किसका पता लगाया था, यह आपको बताना है। और यह वही मिशन है, याद रखिएगा, यह वही मिशन है जिसमें हमने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भेजा था। वर्ष 2019 का ये मिशन था। GSLV Mk3 के द्वारा इसको हमने लॉन्च किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और जब बात आती है चंद्रयान कार्यक्रम की, विशेष रूप से इसरो के, तो चंद्रयान कार्यक्रम जो इसरो का शुरू किया गया था, ये वर्ष 2003 में इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त के दिन। और उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यह घोषणा की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बताएं किसका पता लगाया है इन्होंने, ये बताएं। पानी के अणुओं का, मेथेन के अणुओं का, हाइड्रोजन गैस का, इनमें से कोई नहीं। तो इस मिशन ने पता लगाया था पानी के अणुओं का। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। आपको बता दें भारत की पहली निजी कंपनी जो है उसका नाम है अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस। इसका भी नाम आपको याद रखना है, स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद स्थित कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी हाल ही में इनके द्वारा, इस कंपनी के द्वारा एक इंजन विकसित किया गया है जिसका नाम रखा गया है रमन इंजन। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रमन इंजन किसने विकसित किया है, तो आपको बताना है कि स्काई रूट एरोस्पेस जो कि हैदराबाद की कंपनी है, इनके द्वारा विकसित किया गया है। इनके द्वारा विक्रम श्रेणी के प्रक्षेपण यान भी विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें विक्रम फर्स्ट, ठीक है, जिनमें विक्रम द्वितीय और विक्रम तृतीय नाम शामिल हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या अगली देखते हैं। इसको बताएं, मई 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा बायो हब इनिशिएटिव की शुरुआत की गई? बायो हब इनिशिएटिव की शुरुआत किस कंपनी के द्वारा की गई है या किस संस्था के द्वारा की गई है, ये आपको बताना है। बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा इसका। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, UNDP, विश्व बैंक, किसके द्वारा की गई है, ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए।
ये किया गया है WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यह किया गया है। स्विट्जरलैंड में एक समझौता हुआ था और उसी समझौते के तहत ये किया गया है। विशेष रूप से होता यह क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी बता दें कि ये जो बायो हब इनिशिएटिव है, विशेष रूप से इसमें विभिन्न प्रकार के जो पैथोजेंस होते हैं, जिनको आप बोलते हैं रोगजनक, उनको यहाँ पर सुरक्षित रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि जब जैसे अभी कोविड आपदा आई थी, तो कोविड आपदा के दौरान हमें क्या था, इन पैथोजेंस की ज़रूरत थी। क्यों ज़रूरत थी? रिसर्च करने के लिए ज़रूरत थी, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, जिससे वैक्सीन में भी समय लगा। तो इन्हीं पैथोजेंस को हम सुरक्षित रखेंगे और इन पर रिसर्च के माध्यम से यदि इस प्रकार की कोई भी गंभीर महामारी आती है तो उसके निदान के लिए कार्य किया जाएगा। विशेष रूप से रोगजनक मतलब जिनके कारण वो वायरस जो होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाएगा लैब में, विशेष रूप से इसी को बोलते हैं पैथोजेंस। तो रोगजनकों को सुरक्षित रखने का एक समझौता है WHO का, ये आपको पता होना चाहिए। आप यह भी जानते होंगे कि विश्व में एक देश ऐसा है जिसका नाम है क्यूबा। नाम आपको याद आना चाहिए, क्यूबा। क्यूबा देश क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि क्यूबा विश्व का पहला देश है जिसने 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों को लिए टीकाकरण शुरू कर दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते हो भारत में जो कोरोना वायरस का प्रकार था, आपने सुना ना डेल्टा वेरिएंट, तो भैया ये डेल्टा वेरिएंट नाम किसने रखा था? ये डेल्टा वेरिएंट नाम दिया था WHO ने। इससे पहले जो ब्राजील में था उसको क्या नाम दिया गया था? ब्राजील में जो निकला था उसको दिया गया था गामा नाम। दक्षिण अफ्रीका जहां से शुरुआत हुई थी, आप कह सकते हो द्वितीय चरण में, उसका क्या नाम दिया गया था? बीटा। इसके साथ साथ यूनाइटेड किंगडम, उसको क्या नाम दिया गया था? अल्फा वेरिएंट। तो 4 वेरिएंट याद आना चाहिए। डेल्टा वेरिएंट भारत का, अल्फा वेरिएंट UK का, गामा वेरिएंट ब्राजील का और बीटा वेरिएंट साउथ अफ्रीका का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसको बताएं। फरवरी 2021 में भारत के राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने व्हाट्सएप के प्रकार का, जैसे व्हाट्सएप है उसी की तर्ज पर एक ऐप विकसित किया है, उसका क्या नाम रखा है? व्हाट्सएप के तर्ज पे जो ऐप विकसित किया गया है उसका क्या नाम रखा गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है, बताएं। विशेष रूप से कोई भी व्यक्ति इसमें ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के माध्यम से इसको ऑपरेट कर सकता है। गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। सूचना संदेश सारथी या साथी, तो इसका नाम याद रखना है, इसका नाम है संदेश। तो संदेश नामक मोबाइल ऐप है, आज जाकर डाउनलोड अवश्य करिएगा। इसको बताएं। मई 2021 में वैज्ञानिकों द्वारा रेडियो तरंगों की मदद से किस ग्रह से संबंधित नए अध्ययन का खुलासा किया गया? रेडियो तरंगों के माध्यम से किस ग्रह से संबंधित नए अध्ययन का खुलासा किया गया है आपको बताना है। और आपको बता दें, मोजियो मरुस्थल से जो इनका सेंटर है, जो यहाँ पे स्थापित किया गया है, उसी के माध्यम से पता लगाया गया है। और यहाँ पे आपको बता दें कि शुक्र ग्रह के लिए ये जानकारी है, तो विशेष रूप से इसका जवाब होगा बी विकल्प। और यह पता लगाया है नासा ने, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। फरवरी 2021 में 11वीं वर्ल्ड प्रोटोकॉल कांग्रेस और वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट एंड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? बताएं। वियना, नई दिल्ली, स्टॉकहोम, टोक्यो। आयोजन से संबंधित प्रश्न है, पूछा जा सकता है, बताएं कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? नहीं सुना है, कोई बात नहीं, आज सुन लीजिएगा और याद रखिएगा। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यहाँ पर मैं एक प्रश्न भी आपसे पूछूंगा, जवाब आपको देना होगा। क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि मई 2021 में नासा द्वारा ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान किस ग्रह से पृथ्वी पर वापसी के लिए अपनी 2 वर्षीय यात्रा शुरू की है? बताएं। ओसिरिस रेक्स नामक जो मिशन था, विशेष रूप से 2016 में भेजा गया था। क्षुद्र ग्रह बेन्नू के लिए यह भेजा गया था और इसकी वापसी हो रही है। तो जो इसकी वापसी हो रही है उसी से संदर्भित प्रश्न है कि जो इसने अपनी वापसी शुरू की है वो कहां से किया है? ये कहां से इसने शुरुआत किया है, ये आपको बताना है। बताएं कहां से इसने वापसी की शुरुआत की है, ये आपको बताना है।
जैसे मैंने बोल दिया क्षुद्र ग्रह वेन्यू, तो आपको कुछ पूछना ही नहीं है, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये किनकी कक्षाओं, किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच में होते हैं? क्या कोई बता सकता है? क्षुद्र ग्रह की जो पेटी है वो किन दो ग्रहों के बीच में आपको देखने को मिल सकती है? सोचकर जवाब दीजिए। बढ़ते हैं आगे और उसी के साथ मैं उसका जवाब दूंगा। तब तक आप बताएं क्षुद्र ग्रह की पेटी किन दो ग्रहों के बीच में मिलती है? आपको बता दें मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में ये मिलती है, या आपको याद रखना है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पेटी आपको देखने को मिलती है। इसको बताएं। भारत सरकार द्वारा पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का पूर्व निर्धारण लक्ष्य वर्ष 2030 था, जिसे घटाकर कितना कर दिया गया है? मतलब एथेनॉल, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का जो लक्ष्य था 20%, वो वर्ष 2030 तक था, लेकिन अब इसको घटा दिया गया है। तो बोला गया है कि यह लक्ष्य अब कब तक हमें हासिल करना है, यह आपको बताना है। बताएं। 2028, 2027, 2025, 2023। तो इसका सही जवाब है 2025, मतलब 5 वर्षों की इसमें कटौती कर दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1 नामक वाहन बनाने वाली ऑटोमोबाइल कंपनी का क्या नाम है? बताएं, इस कंपनी का क्या नाम है, आपको बताना है। इस कंपनी का क्या नाम है? टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज, हुंडई। क्या नाम है इसका? इसको बोलते हैं परम गतिशीलता वाहन। विशेष रूप से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में सामान की आवाजाही के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसको बनाया किसने है? टाइगर X1 नामक वाहन इसको बनाया है हुंडई ने। डी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। युद्धाभ्यास वरुण 2021 किन देशों के मध्य हुआ? बताएं। विशेष रूप से वरुण जो सैन्य अभ्यास है ये आपको बता दें कि 2 चरणों में होता है। ये 2 चरणों में होता है और एक चरण इसका बंगाल की खाड़ी में हो चुका है, और ये दूसरा जो चरण था ये अरब सागर में हुआ था। पहला चरण बंगाल की खाड़ी में, दूसरा चरण अरब सागर में हुआ था। 6-6 महीने पे ये होता है। ठीक है, ये जो चरण होते हैं इनमें कुछ 6 महीने का लगभग गैप होता है। तो आपको बताना है कि ये युद्धाभ्यास वरुण किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया, ये आपको बताना। भारत फ्रांस, भारत ब्रिटेन, भारत श्रीलंका, भारत रूस। वरुण की बात हो रही है, बताएं। ये इस बार का 19वां संस्करण था और ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। चलिए इसको बताएं। अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब मुझे चाहिए सबसे सही, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। आप सभी से सही जवाब की मुझे उम्मीद है कि कम से कम इस प्रश्न का सही जवाब आप देंगे। बाओ धान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में उगाया जाता है। यह लौह तत्व से भरपूर होने के कारण लाल रंग का दिखता है। यह किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल के बगैर उगाया जाता है। बताएं। बाओ धान बताना है, बाओ धान के बारे में आपको बताना है। आपको बता दें कुछ अन्य धान के बारे में, जैसे बाओ धान हो गया, फिर इसके बाद चिन्नौर का राइस हो गया, चिन्नौर का चावल हो गया, इसके बारे में भी आपने सुना होगा चिन्नौर का चावल। इसके बारे में आपने एक सुना होगा कतरनी चावल। ठीक है, कतरनी चावल ये भी आपने सुना होगा। इसके साथ साथ आप सुने होंगे जुडिमा वाइन राइस, जुडिमा वाइन राइस ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपने सुना होगा असमिया चोकुआ चावल। असमिया चोकुआ चावल नहीं सुना है, आज सुन लीजिएगा, चोकुआ चावल। अब आपको बताना है पहले बाओ धान के बारे में। आपको बता दें बाओ धान जो है ये असम से संबंधित है, ब्रह्मपुत्र घाटी में उगाया जाता है। लौह तत्व से भरपूर होने के कारण लाल रंग का होता है, एकदम सत्य है। तीसरा, यह किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल के बगैर उगाया जाता है, यह भी सत्य है। अब तीनों सत्य हैं, मतलब इसका जवाब हो गया बी विकल्प। लेकिन आपको याद रखना है कि एक चावल और भी है जिसको बोलते हैं चिन्नौर चावल, और चिन्नौर का जो चावल है विशेष रूप से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में उगाया जाता है, इसको जीआई टैग मिला है। कतरनी चावल बिहार के किस जिले से संबंधित है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे। जुडिमा वाइन राइस जो है ये असम की एक विशेष प्रकार की देसी आप कह सकते हैं वाइन है, जिसमें एक विशेष जनजाति लगी हुई है, और
और उस जनजाति का नाम है डिमासा। डिमासा जो जनजाति है ये विशेष रूप से जुडिमा वाइन राइस को तैयार करती है, घर पर ही स्वदेशी तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है, घरेलू स्तर पर तैयार किया जाता है डिमासा जनजाति द्वारा। जुडिमा वाइन राइस ये आपको पता होना चाहिए। और असमिया चोकुआ चावल जो है ये असम का तो है ही। तो आपसे मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि जो कतरनी चावल है वो बिहार के किस जिले से है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और उम्मीद करता हूं कि आप में से सभी इसका जवाब भी देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। देखो इसका जवाब क्या है मैं बता देता हूं। पाइथन 5 मिसाइल इसका है। इसका मैंने पहले भी आपको बताया है। मुझे लगता है कि कुछ प्रश्न इसमें ज़्यादा टाइप कर दिया गया है, लेकिन इसको बताएं। आज का लास्ट प्रश्न है, अप्रैल 2021 में नेट जीरो उत्पादक मंच के स्थापनाकर्ता देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है। नेट जीरो ये जो एक प्रकार से संगठन है, उत्पादक मंच है, इसमें स्थापनाकर्ता में इसमें कनाडा शामिल है, कतर शामिल है, सऊदी अरब शामिल है और यूएसए शामिल है, नॉर्वे शामिल है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि हमें जितना कार्बन डाइऑक्साइड का हम उत्सर्जन करते हैं उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से समाप्त करने के लिए भी हमें प्रयास करना होगा और इसी के लिए यह संगठन कार्य करता है। तो इसमें बोला जा रहा है विशेष रूप से कि स्थापनाकर्ता देशों में कौन शामिल नहीं है, तो इसमें तुर्की शामिल नहीं है। कौन देश शामिल है? तो सऊदी अरब इसमें शामिल है, बाकी का कोई भी देश इसमें शामिल नहीं है। जैसे मैंने बताया कनाडा हो गया, कतर हो गया, यूएसए हो गया, नॉर्वे हो गया, सऊदी अरब, ये इसके स्थापनाकर्ता देशों में शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम वायुमंडल में रिलीज करते हैं उतने का हमें अवशोषण करने का भी तरीका खोजना होगा, यही इसका उद्देश्य है। तो याद रखिएगा नेट जीरो उत्पादक मंच का उद्देश्य क्या है। तो आज के लिए इतना ही। यदि कहीं पर कोई त्रुटि हुई हो, कहीं पर कोई कमी लगी हो तो अवश्य अवगत कराएं, अन्यथा फिर कल मिलते हैं इसी समय पर। और करंट अफेयर्स की जो ये सीरीज है इसको हमें एक प्रकार से सबसे बेहतर बनाना है, दोनों को मिलकर बनाना है। थोड़ा प्रयास आप करोगे, थोड़ा मैं करूंगा, तो चीज़ें और भी बेहतर होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यहीं पर आपसे आज्ञा लेते हैं, अब अनुमति चाहते हैं जाने की। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।